कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो एक एस्ट्रोनॉट की वॉइस से भरी होती है। वो एस्ट्रोनॉट अर्थ पर रहने वाली एक लड़की के बारे में बोल रहा होता है और उससे वादा करता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। वो ये भी कहता है कि वो अपनी लिटिल सिस्टर जो कि ब्लू आइड है उसे बहुत ज्यादा मिस करता है और उसे यकीन है कि वो एक अच्छी आर्टिस्ट एक दिन जरूर बनेगी। वहीं दूसरी तरफ हम उसकी सिस्टर एल्सा को एक फ्रेंच कंट्रीसाइड विलेज में देखते हैं जो एक पेंटिंग को पेंट कर रही होती है। वो पेंटिंग विलेज के बाहर होती है पर तभी वो एक एस्ट्रोनॉट में एफ को पेंट नहीं करती है। इसके साथ साथ एल्सा एक नर्सिंग होम में भी काम करती होती है जहां वो अपनी स्केच बुक हमेशा अपने साथ रखती है। वो उस स्केच बुक में उन सभी मेमोरीज को कैद करती है जो उसे बहुत पसंद आती हैं। एक दिन एल्सा अपने कलीग्स को एक पेशेंट की यूनिक कंडीशन के बारे में बताती है। तभी उसके फ्रेंड और कलीग्स उसे मॉक करने लगते हैं पर एल्सा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ड्राइंग के थ्रू अपनी कंडीशन पेशेंट की बताने लगती है पर तभी उसके सुपरवाइजर ये सब देखकर उसे डांटते हैं, जिसके बाद उसका वर्क डे खत्म होता है और वो घर की तरफ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो सुपरवाइजर जिसने उसे डांटा था वो असल में उसकी मदर थी। वो घर आकर अपने भाई विंसेंट को प्यार करती है और उसके बाद बेसमेंट में जाती है जहाँ उसके पापा का ऑफिस है। एल्सा और उसके डैड आपस में बात करते हैं जहाँ वो दिन भर के किए गए काम को शेयर करते हैं। तभी उसके डैड एल्सा को उस एस्ट्रोनॉट की पेंटिंग पर काम करने के लिए मना करते हैं क्योंकि मेयर ने उसके लिए उन्हें बोला होता है। पर ये सब सुनकर एल्सा बहुत नाराज हो जाती है और वो कहती है कि ये सब फ्रैंक की गलती है क्योंकि वो 3 साल पहले बिना बताए ही गायब हो गया है। उस रात एल्सा विंसेंट से बात करती है और उसे अपने और फ्रैंक के बातों के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि किस तरह से वो लोग घर से दूर एक साथ जाने की बात किया करते थे और उन्हें कॉस्मिक यूनिवर्स में ट्रैवल करना था पर फ्रैंक उसे अकेला छोड़कर ही चला गया। ये सब एल्सा को बहुत ही ज्यादा सैड कर देता है। विंसेंट एल्सा की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और उसे बहुत एक्साइटमेंट होती है ये सब सुनकर। पर तभी उनकी मॉम की आवाज आती है जो उन्हें बोल रही होती है कि विंसेंट के घर आने का टाइम हो गया है। घर जाने से पहले एल्सा कहती है कि उन्हें एक बार आसमान में तारों को देख लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। वहां लगी स्ट्रीट लाइट की वजह से वो लोग स्टार्स को प्रॉपरली देख नहीं पा रहे थे, जिस वजह से विंसेंट स्ट्रीट लाइट को बंद करने का सजेशन देता है। जब विंसेंट स्ट्रीट लाइट को बंद करने जाता है तभी अचानक एल्सा को फ्रैंक की आवाज आती है जिससे वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। तभी वहां विंसेंट एल्सा के पास आ जाता है और वो दोनों स्ट्रीट लाइट के बंद होने के बाद स्काई को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उस दिन स्काई कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और इसी के साथ ये डे यहीं खत्म हो जाता है। अगले दिन से एल्सा वापस से अपने जॉब पर जाती है जहां वो एक एल्डरली वुमेन को बात कराती है, उसे ड्रेसअप करती है और उसी के साथ उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करती है। वो ओल्ड वुमेन एल्सा को बहुत पसंद करती हैं और उसे खूबसूरत भी बोलती हैं, जिसे सुनकर एल्सा को बहुत अच्छा लगता है। वो एल्सा के साथ अपनी एक रेसिपी शेयर करती हैं जो उनकी फेवरेट रेसिपी थी। पर कुछ देर बाद जब उनके हस्बैंड उनसे मिलने आते हैं तो वो उन्हें भूल जाती हैं, यानी कि उन्हें ये याद नहीं था कि आखिर उनके हस्बैंड कौन है। तभी वहाँ एल्सा की एक बेस्ट फ्रेंड आती है और वो एल्सा को बताती है कि आज वो एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही है। ये सब सुनकर एल्सा काफी दुखी हो जाती है क्योंकि पहले उसका भाई फ्रैंक और अब उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उससे दूर जा रहे थे। इसी बीच एल्सा मिस्टर लेबॉन जो कि उस एल्डरली वुमेन के हस्बैंड थे उन्हें आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस एक लिफ्ट ऑफर कर देती है उनके घर तक जाने के लिए। उस रात अपने मन को शांत करने के लिए एल्सा क्लब में जाती है जहां वो बहुत सी पार्टी करती है, पर इस बीच भी उसके मन में उथल पुथल चलती ही रहती है। इसीलिए वो क्लब में भी अपने स्केच बुक्स पर ड्राइंग बनाती रहती है। उस रात जब एल्सा कार से घर वापस आ रही होती है तभी अचानक एक डॉग उसके रास्ते में आ जाता है, जैसे कि वो उसका इंतजार कर रहा हो वहां खड़ा होकर। उसे देखकर एल्सा को कुछ फील होता है और वो उसके पीछे पीछे जाती है। डॉग के पीछे जाने पर एल्सा को एक वुमेन दिखाई देती है जो कि रोड पर लेटी होती है। उसे देखकर एल्सा चेक करती है कि क्या वो अब भी जिंदा है, जिससे उसे समझ में आता है कि एक्चुअल में वो वुमेन ड्रंक है। और तभी वो अचानक वो वुमेन जाग भी जाती है। इसके बाद एल्सा का घर जाने का मन नहीं करता, इसीलिए वो वापस से उसी जगह पर जाती है जहां पिछली बार वो और विंसेंट गए थे। वहां जाकर वो फ्रैंक की वॉइस के बारे में सोचती है क्योंकि वो उस बारे में भूल नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में वो वॉइस कहां से आ रही थी। असल में एल्सा अपने भाई को बहुत ज्यादा मिस करती है और ये बात किसी को भी समझ नहीं आती।
तभी अचानक एल्सा को वापस से फ्रैंक की आवाज आती है, जिससे वो एक बार फिर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। एल्सा फ्रैंक से पूछती है कि आखिर वो कहाँ है और उसकी आवाज कहाँ से आ रही है। फ्रैंक उसे बताता है कि उसकी आवाज सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश है। वो उसे ये भी बताता है कि वो एक स्पेसशिप में था, लेकिन तभी कुछ समय पहले उसकी स्पेसशिप ऑफ कोर्स चली गई है और अब उसके पास कोई भी क्रू मेंबर्स भी नहीं बचे हैं, यानी कि सभी की डेथ हो गई है और अब वो सिर्फ डार्कनेस से सराउंडेड है। ये सब सुनकर एल्सा बहुत दुखी होती है। तभी फ्रैंक उसे बताता है कि असल में वो उससे कम्युनिकेट कर पा रहा है कुछ मिस्टीरियस लोगों की मदद से। ये सब सुनकर एल्सा थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फ्रैंक उसे आगे बताता है कि असल में उसे लगता है कि वो मर रहा है, लेकिन वो मिस्टीरियस बीइंग्स उसे बता रहे हैं कि उसके जीने का एक तरीका है। सिर्फ एल्सा ही ऐसी इंसान है जो उसे बचा सकती है। इसके लिए एल्सा को एक ऐसा सीड ढूंढना होगा जिसकी मदद से वो लोग कम्युनिकेट कर सकें। ये सीड असल में एल्सा के आसपास ही है। ये सब सुनकर जब एल्सा अपने पैरों के पास देखती है तो उसे एक कैप्सूल जैसी चीज दिखती है जो असल में एक सीड जैसी लग रही थी। उसे देखकर एल्सा उसे अपने कान में लगाती है, जिससे फ्रैंक की आवाज उसे बहुत ही साफ और क्लियर सुनाई देने लगती है। वो एल्सा को बताता है कि वो उसे देखकर कितना ज्यादा खुश है। एल्सा भी उसकी आवाज सुनकर रोने लगती है और उसे बताती है कि उसकी याद में उसने एक स्टैचू बनाया है विलेज के बाहर। तभी अगली सुबह एल्सा की नींद अपने घर पर खुलती है और वो देखती है कि उसके कान से एक लिक्विड गिर रहा है। वो तभी घबरा जाती है और तुरंत वॉशरूम में जाकर उस सीड को अपने कान से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि वो सीड असल में एक स्ट्रिंग बन चुका होता है और उसके कान में चिपका होता है। घबराते हुए वो उसे बाहर निकालने लगती है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसे अपना इमेजिनेशन समझकर उसे निकालने लगती है। जब एल्सा उस वॉइस की बात नहीं मानती है तो वो वॉइस उसे पनिश करती है और वो उसे एक लार्ज साउंड वेव ईयर ड्रम पर उसके मारती है, जिससे एल्सा को बहुत दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसके कानों से खून भी निकलने लगता है। तभी एल्सा फ्रैंक को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन वो बीइंग्स उसे बताते हैं कि वो अभी इनएक्टिव है। उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उन्होंने उसके सिस्टम को बंद कर दिया है। वो एल्सा को ये भी बताते हैं कि अब वो उसके भी दिमाग में है, यानी कि एल्सा की बॉडी पर अब उनका भी कंट्रोल है। ये सब सुनकर एल्सा उन्हें खुद को छोड़ने के लिए कहती है, पर वो लोग कहते हैं कि उन्हें भी एल्सा की उतनी ही जरूरत है जितना कि एल्सा को उनकी। अगर एल्सा उनकी बात मानेगी तो वो उसके भाई को वापस ले आएंगे, पर उनके कुछ रूल्स हैं जो एल्सा को मानने होंगे और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसे पनिश करेंगे। उनका सबसे पहला रूल ये है कि उसे उनके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। तभी विंसेंट वॉशरूम के पास आता है और उसे लगता है कि शायद एल्सा की तबीयत ठीक नहीं है, पर एल्सा उसे बोलती है कि वो ब्रश करते वक्त गिर गई थी, इसीलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि विंसेंट छोटा था इसीलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करता है और उसके बाद वो वापस चला जाता है। वो बीइंग्स एल्सा से एक जगह पर जाने के लिए कहते हैं जहाँ वो सब देख सकते होते हैं। वो बोलते हैं कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो उसके भाई को वापस ले आएंगे। वो एल्सा को बताते हैं कि उन्हें 5 लोगों की जरूरत है, पर एल्सा को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनकी कभी भी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ेगी और क्योंकि वो लोग इनविजिबल हैं तो कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो एल्सा को ऐसा करने के लिए 3 दिन का टाइम देते हैं, जिसमें उसे 5 लोगों की बॉडीज को ढूंढना होगा। उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए एल्सा एक जंगल में पहुंच जाती है, जहां वो अपनी कार खड़ी करके पैदल चलने लग जाती है। वो लोग एल्सा को जिस रास्ते पर भी चलने के लिए कह रहे थे, एल्सा वहां चलती जाती है, पर वो समझदारी से वापस आने के लिए कुछ मार्किंग्स करती है ताकि वो उसी रास्ते से वापस आ सके। वो लोग एल्सा के दिमाग से सब कुछ सुन सकते थे। तभी एल्सा के माइंड में अचानक से एक ख्याल आता है कि कहीं वो कोई विक्टिम तो नहीं है। ये सब सुनकर वो बीइंग्स उससे और भी ज्यादा फिलोसफिकल बातें करने लगते हैं, जिसे सुनकर एल्सा के सर में दर्द हो जाता है। वो उनके सभी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही प्रॉपरली सुनकर फॉलो कर रही होती है, पर जब वो बीइंग्स शांत नहीं होते तो वो उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। तभी अचानक वो बीइंग्स एल्सा को शांत रहकर एक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। वो लोग उसे सामने एक पाथ पर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एल्सा कहती है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक पेड़ है। तभी वो बीइंग्स उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, उसे सामने जाना चाहिए क्योंकि उसका रास्ता सामने ही है। तभी वो बीइंग्स उसे बताते हैं कि उसका भाई असल में उस ट्री के बिल्कुल पीछे ही है। एल्सा उस ट्री को एग्जामिन करती है और उसके बाद वो एक वुड की शॉप पर जाती है।
वो वहाँ पर ऑगस्टीन नाम के एक बंदे से मिलती है और वो उससे उस पेड़ को काटने के लिए कहती है। ये सब सुनकर ऑगस्टीन उससे कहता है कि उन्हें किसी भी पेड़ को काटने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। ये सब सुनकर एल्सा कहती है कि मैं सिर्फ एक ही पेड़ काटने के लिए कह रही हूँ। जिसके बाद ऑगस्टीन अपने सीनियर जॉर्डन को इस बारे में बताता है, जो कि ये डिसाइड कर सकता था कि कौन सा पेड़ काटना है और कौन सा नहीं। वो उसके साथ वहां जाने के लिए मान जाते हैं। जॉर्डन और ऑगस्टीन दोनों ही एल्सा के साथ उस पेड़ को काटने के लिए जाते हैं। तभी रास्ते में जॉर्डन एल्सा से पूछता है कि आखिर वो उसी पेड़ को क्यों कटवाना चाहती है, जिस पर एल्सा कहती है कि उसे उस पेड़ की लकड़ी से बेड बनवाना है। पर ये बात जॉर्डन को कुछ सही नहीं लगती, पर उसके बाद भी वो अपना काम करता रहता है। पेड़ कटने ही वाला होता है, पर लास्ट में जॉर्डन कहता है कि तुम इस लास्ट पार्ट को अपने हाथों से काटो। और जब एल्सा ऐसा करने लगती है तो वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, जिससे उसके इंटेंशन साफ हो जाते हैं। पेड़ के कट जाने पर वो उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है, जिसमें ऑगस्टीन तो पहले ही चला गया होता है। और मौका पाते ही जॉर्डन एल्सा के पास आने की कोशिश करता है। एल्सा उसे दूर धक्का देने की कोशिश करती है, पर तभी जॉर्डन अपने आप को उसके ऊपर पुश करता है, जिससे एल्सा घबरा जाती है। तभी ऑगस्टीन वहां आ जाता है और वो जॉर्डन को ये सब करने से मना करता है। इसके पहले कि वो ऐसा कर पाता, एल्सा घबराहट में उस सॉ को जॉर्डन के प्राइवेट पार्ट्स पर मार देती है, जिससे उसकी बॉडी घायल हो जाती है। तभी एल्सा क्लाइंब करते हुए उस पाथ पर जाती है जो उस ट्री को काटने के बाद बना हुआ था। वो पीछे मुड़कर देखती है, पर पीछे ना तो जॉर्डन होता है और ना ही ऑगस्टीन होता है। तभी अचानक ऑगस्टीन सामने से चलता हुआ आता है और वो उससे बोलता है कि बॉडी एक्सचेंज प्रॉपर्ली हो गया है और अब उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी वो उसे बताता है कि एक बॉडी तो काम कर गई, पर दूसरी बॉडी रिजेक्ट हो गई, इसीलिए अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी। यानी कि ऑगस्टीन की बॉडी में अब वो बींग्स आ चुके हैं, जबकि जॉर्डन की बॉडी बेकार हो चुकी है। यानी कि अब भी एल्सा को 4 और बॉडीज ढूंढनी थी। ये सब सुनकर एल्सा अपने भाई को पाने की डिमांड करती है, जिससे एक बार फिर वो विंग्स उसके कान में एक साउंड वेव डालते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी होती है। वो एल्सा को बताते हैं कि अब उनके पास ऑगस्टीन की बॉडी भी है, और अगर एल्सा ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसकी बॉडी पर भी पूरी तरह अपना कंट्रोल कर लेंगे। तभी अचानक एल्सा खुद को एक स्पेसशिप में पाती है, जो कि बिल्कुल खाली होता है। वहाँ उस स्पेसशिप में वो अपने भाई फ्रैंक को देखती है, जिसकी बियर्ड अब ग्रो हो चुकी थी। वो असल में सो रहा होता है और वो उसके फेस को टच करके देखती है। तभी अचानक वो दोनों अपने कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, जहाँ वो और फ्रैंक बहुत सारी बातें करते हैं। फ्रैंक उसे बताता है कि वो जल्द ही वापस आएगा और वो उसका इंतजार करे। कुछ बातें करने के बाद एल्सा जल्द ही रियलिटी में वापस आ जाती है। वापस जाते वक्त एल्सा ऑगस्टीन को बताती है कि वो सभी को बताए कि उसे नहीं पता कि जॉर्डन कहाँ गया, या फिर कोई ऐसा ही बहाना बना दे। वो ऑगस्टीन को नॉर्मल बिहेव करने के लिए उसे हमेशा स्माइल करने के लिए कहती है, ताकि उसे कोई भी पकड़ ना सके। एल्सा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ही ये सब क्यों हुआ, आखिर क्यों उसे ही चूज किया गया। जिसके बाद एल्सा स्टोर रूम में जाती है और वो फ्रैंक के कपड़ों को देखने लग जाती है। उसे ऐसा करते देख विंसेंट उसे समझाता है कि फ्रैंक अभी भी वापस नहीं आने वाला, पर एल्सा उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। तभी अचानक विंसेंट एक सवाल पूछता है कि आखिर वो अपने स्केच बुक में सभी की ड्राइंग्स क्यों बनाती है, पर उसकी बात पर एल्सा कोई ध्यान नहीं दे रही होती और उससे एक सवाल करती है। वो उससे पूछती है कि अगर उन्हें फ्रैंक को वापस लाना है तो उन्हें किसकी कुर्बानी देनी चाहिए। ये सब सुनकर विंसेंट थोड़ा सोच समझकर जवाब देता है कि उन्हें ऐसे लोगों को यूज करना चाहिए जिनकी लाइफ ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, यानी कि ओल्ड एंड एल्डरली पीपल, जिनकी बॉडी में ज्यादा कोई लाइफ नहीं है। अगले दिन सुबह एल्सा अपने नर्सिंग होम के पेशेंट्स को उसी फॉरेस्ट में एक ट्रिप पर लेकर जाती है। सभी पेशेंट्स को ये ठीक तो नहीं लगता, पर फिर भी वो एल्सा की बात मानकर वहाँ जाते हैं। वहां जाने पर धीरे धीरे पेशेंट्स गायब होने लग जाते हैं और 2 लोगों के गायब होने पर वो सभी लोग उस ट्रिप को वहीं कैंसिल करके वापस रिटर्न करने के लिए सोचते हैं। घर वापस आकर एल्सा की मदर, जो कि वहां की सुपरवाइजर थी, वो उसे बहुत ज्यादा डांटती हैं केयरलेस होने के लिए। एल्सा की मदर उससे कहती हैं कि आखिर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एल्सा मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही है। उसने और एल्सा के फादर ने भी फ्रैंक के जाने पर बहुत सा दुख सहा है, जिसके लिए उन्होंने बहुत सी पिल्स भी खाई हैं।
अगर एल्सा को इन सब की जरूरत हो तो वो उससे कांटेक्ट कर सकती है, लेकिन अभी क्योंकि वो यंग है इसीलिए उसे खुश रहने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फ्रैंक अब चला गया है और वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। जब एल्सा अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो वो वॉइस जो उसके अंदर से आती हैं वो उसे बताती हैं कि एक्चुअल में कोई भी नहीं मरता है, बल्कि लाइफ में ट्रांजिशन होता है। लोग एक लाइफ से निकलकर दूसरी लाइफ में जाते हैं। ये सबसे एल्सा बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी, इसीलिए वो बहुत रोती है। तभी वो बीइंग्स उसे बताते हैं कि असल में उन्हें ह्यूमन बॉडीज लाइफ को फील करने के लिए चाहिए है, क्योंकि वो बिना इसके ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो एल्सा से ये भी कहते हैं कि बिना मरे जीने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो भी इसे फील करना चाहते हैं। अगले दिन एल्सा को ऑगस्टीन का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि कल सुबह कुछ लोग आए थे जो कि जॉर्डन को ढूंढ रहे थे। तभी उस रात एल्सा को फ्रैंक की आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रहा होता है कि टाइम खत्म हो रहा है और उसे जल्द ही 2 और बॉडीज ढूंढनी होंगी। एल्सा उन आवाजों से बहुत परेशान हो चुकी होती है और वो उनसे कहती है कि वो उस पर इतना प्रेशर ना बनाए। अगली सुबह वो उसी ड्रंकन वुमन से मिलने जाती है जिसे उसने एक रात देखा था। वो उस वुमेन को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जिससे वो औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो वुमेन अपनी स्टोरी के बारे में एल्सा को बताती है, जो सुनकर एल्सा को ये यकीन हो जाता है कि ये वुमेन ही वो राइट चॉइस है जो कि एल्सा को चाहिए। एल्सा उस वुमेन को कन्विंस करके उस पेड़ के पास ले जाने लगती है जहाँ लास्ट मोमेंट पर उस वुमेन का डॉग छूटकर भाग जाता है। लास्ट पेशेंट वो मैडम लोबून को चूज करती हैं जो कि पहले से ही पोजेस्ड थी। वो असल में उसके हस्बैंड को पोजेस करना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही मर चुके थे। जब वो और मैडम लेबून उनके घर जाती हैं तो उन्हें उसके हस्बैंड लटके हुए दिखते हैं। इसके बाद वो बीइंग्स एल्सा को धमकी देते हैं कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो और फ्रैंक दोनों ही सफर करेंगे। अब एल्सा बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि वो लास्ट बॉडी उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी और अब वो क्या करे। अब कोई भी ना मिलने पर एल्सा कार से वापस घर जा रही होती है। तभी अचानक उसे रास्ते में मोटरसाइकिल पर एक आदमी दिखता है। वो उसे लिफ्ट ऑफर करती है। वो आदमी उसे बताता है कि वो अपने भाई जॉर्डन को ढूंढ रहा है जो उसे बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है। ये वही आदमी था जिसके बारे में ऑगस्टीन ने एल्सा को बताया था। तभी अचानक वो एल्सा से कहता है कि वो जानता है कि वो जॉर्डन से गायब होने के कुछ टाइम पहले मिली थी, लेकिन उसके क्वेश्चंस अवॉइड करने के लिए एल्सा म्यूजिक ऑन कर देती है। तभी वो एल्सा की स्केच बुक देखता है और उसकी तारीफ करता है। वो एल्सा की नर्वसनेस को देखकर उससे कहता है कि आखिर उसका भाई कैसे गायब हुआ, क्या उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये सब सुनकर एल्सा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो एल्सा को अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताता है जिसका लोगो भी उसने डिजाइन किया है। पर तभी अचानक एल्सा गाड़ी रोकती है और उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। उस आदमी को वहां अकेला छोड़कर एल्सा वापस से अपने रूट में आने लग जाती है। अब वो फ्रैंक को वापस से बुलाती है उससे बात करने के लिए, लेकिन इस बार कोई भी जवाब नहीं देता है। इन सब से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उसी पाथ पर चलने लगती है अपनी कॉमिक की हीरोइनों की तरह, जो कि लास्ट में अपने आप को कुर्बान करने के लिए जाती हैं। वो कॉमिक बुक में अपने भाई के साथ एक स्पेसशिप में बैठकर एक प्लैनेट को देख रही होती हैं जो कि उनके सामने होता है। एल्सा को अब ये समझ आ चुका था कि फ्रैंक कभी भी वापस नहीं आ सकता और इसीलिए अब वो अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से और मजे से जीने लग जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।